आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। शौहर ही बीवी को बेबी देते हैं। आपने मुझसे वादा किया था, मैं आपकी बात मानूंगी तो आप मुझे बेबी देंगे। बोला हूँ तो मैं कब मकाम, मैं तुम्हें बेबी दूंगा ना जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी। वो बोली जो बड़े होते ही इनकी शादी होती है और मैं भी बड़ी को हो गई हूँ। मुझे नहीं पता मुझे बेबी चाहिए। रात के इस पहर उसके होशरुबा हुस्न के सामने उसामा का अपने आप पर काबू रखना मुश्किल था। आखिर वो कब तक अपनी काविसटा के आगे बंद बांध था तो वो एक भरपूर मर्द और अम्मा भी 18 साल की थी। उसामा का खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल होता जा रहा था। उसने अम्मा के कपड़े एक साइड पर रखे और आंखों में खुमार भरकर उसे अपने करीब करते हुए बोले, तुम्हें वाकई बेबी चाहिए ना? बोली, कब से मांग रही हूँ बेबी। उसामा बोला, बेबी लेना कोई आसान बात नहीं है, उसके लिए बहुत तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। क्या तुम वो तकलीफ बर्दाश्त कर लोगी? अम्मा ने मासूमियत से अपना सर हम में हिलाया और बोली, बेबी के लिए मैं सब कुछ कर लूँगी। आप मुझे बताएं मुझे क्या करना है। वो मदहोश होता हुआ अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश में बेहाल हो रहा था। बोला, बहुत अच्छा, तो फिर तुम आओगे तो नहीं? वादा करो मुझसे। बोली, वादा मैं बिल्कुल नहीं ओकूंगी, मैं तो खुश होंगी कि मुझे बेबी मिल रहा है। बोला, अच्छा फिर मैं जो करता जाऊंगा, मुझे रोकना मत। बेबी लेने के लिए सबसे पहले मैं बीवी दोनों को अपने अपने पहनावे को रिमूव करना पड़ता है। और यह कहते हुए उसने आहिस्ता से अम्मा की शर्ट रिमूव की। उसके भरपूर नस्वां हुस्न को देखकर वह हैरान रह गया था। फिर उसने अपनी शर्ट रिमूव की। ऐसे ही सारे पर्दे हटाने के बाद वह अम्मा के ऊपर छाने लगा था। अम्मा उसामा के इस नए रूप को देखकर कांपा हुई थी, लेकिन उसामा ने मकामुआ लहजे में उसके कानों में यही बात बोली थी, बेबी लेना है ना तो चुप करके लेटी रहो, मैं तुम्हें वही देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बेबी लेना है तो कोई आवाज़ ना आए। यह कहता हुआ वह उस पर अपनी मनमाज़ीम जलाने लगा था। उसे बेचैन करते हुए उसके अंग पर अपने प्यार की मोहरें लगाता हुआ अपने जज्बात को इतना अरसा कंट्रोल करने के बाद आज वो उन पर बंधा बंद तोड़ गया था। अपनी तरफ से बहुत एहतियात करते हुए वो अपने आप को नरमी से उसकी गहराइयों में उतार गया था। अम्मा के मुंह से एक चीख बुलंद हुई और वह बिबा मछली की तरह तड़पते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। उसके मुंह पर जल्दी से हाथ रखते हुए वो बोला, बेबी भाग जाएगा, नहीं तो मुझे करने दो। तुम्हारे शोर की आवाज़ से बेबी भाग जाएगा। बस उसका यह बोलना था कि फिर उसे अम्मा की कोई आवाज़ नहीं आई। बस अंसू सिस्कीम घुटी घुटी सी चीखें जिनको रोकने की कोशिश में वह हलकान हो रही थी। बेडशीट को मट्टाइयों में दबोचकर वो खुद पर जबत करते हुए पूरी कोशिश से अपनी वोम को रोक रही थी। अम्मा जब 7 साल की थी उसके वल्डैना का एक कार एक्सीडेंटा में अल्लाह को वह प्यारे हो गए थे। तब से लेकर अब तक दादी ने उसको अपने दिल के साथ लगाकर पाला था। सफ़ी बेगम को अपनी पोती जान से अजीज थी। वह इसकी छोटी छोटी तकलीफ पर तड़प उठती और घर में किसी बच्चे को इजाज़त नहीं थी कि वो अम्मा को उंगली से भी छू जाए। अम्मा के दिमाग पर अपने माँ बाप के एक्सीडेंटा से अचानक मौत का इतना बुरा असर पड़ा था कि वो बड़ी तो हो गई थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी 7 साल छोटी बच्ची जैसा ही था। उसके ताया के 2 बच्चे थे, जिनमें ताया का बेटा उस्मा उससे 12 साल बड़ा था और ताया की बेटी हलीमा उससे 5 साल बड़ी, लेकिन सब हमेशा उसे छोटे बच्चों की तरह ही ट्रीट करते थे। अपनी छोटी छोटी सी काविसटा के लिए जिद करना, छोटी छोटी सी बातों को बहुत बड़ा बनाकर पेश करना और ज़रा सी तकलीफ पर बहुत बड़ा रिएक्शन देना अम्मा के आम मामूलता में शामिल था। यह नहीं था कि अम्मा का इलाज नहीं करवाया गया। बहुत से सेकिनेक्स के पास उसको ले जाया गया, लेकिन सभी का यही कहना था कि जैसे अचानक अम्मा एक्सीडेंटा की वजह से अपने आप को उसी 7 साल बचपन में बंद कर गई है, बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी में कोई भी झटका उसको वापस अपने हाल में खचकर ला सकता है। ताया सिकंदर शाह ने बहुत कोशिश की, लेकिन इनकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। अब अम्मा की उम्र तकरीबन 18 साल हो चुकी थी और अभी तक वही 7 साल बच्चों वाला रवैया था उसका। अपने छोटे छोटे टिड्डे बेज और खिलौनों के साथ खेलना, छोटी छोटी बातों पर जिद करना और अगर किसी वजह से उसकी कोई बात ना मानी जाए तो ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर देना। लेकिन कोई भी उसकी इन हरकतों से परेशान नहीं था। उसे बहुत ही प्यार से समझाया जाता, वो किस हद तक बहल भी जाती। ताया का बेटा उसामा सिकंदर आर्मी में मेजर की पोस्ट पर था। महीने 2 महीने बाद वह छुट्टी पर मिलने घर आता। इस बार जब वह घर आया तो घर वालों ने उसके ऊपर एक और बम फोड़ा था। वो था अम्मा का उसामा सिकंदर के साथ निकाह। सिकंदर शाह ने अपनी मां को काफ़ी समझाया था,
लेकिन सफ़ी बेगम की सुई एक ही बात पर अटकी हुई थी कि अभी तो मेरी सांस चल रही है और मैं अपनी बेटी की देखभाल करती हूँ। लेकिन अगर मेरी आँखें बंद हो गई और मेरी बच्ची दुनिया के रहमो-करम पर आ गई तो मैं अपने बेटे को ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी। सिकंदर शाह, कुछ भी करो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे हर हालत में अम्मा का मुस्तकबिल सिक्योर करना है। और तुम जानते हो ना, डॉक्टर ने क्या कहा है कि जिंदगी के किसी मोड़ पर भी अम्मा की आना कंडीशन सही हो सकती है। इसलिए हम इस बात का इंतजार नहीं कर सकते। मैं इसे टला नहीं छोड़ सकती। इसलिए मेजर ओसामा सिकंदर के घर आते ही उसका निकाह अम्मा के साथ किया जाएगा। इससे पहले कि कोई लड़की ओसामा की जिंदगी में आ जाए, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। हलीमा की शादी 6 माह पहले हुई थी और अब थी ओसामा सिकंदर की बारी। खानदान में एक से बढ़कर एक लड़की मौजूद थी। सभी मेजर ओसामा सिकंदर की वजाहत पर मरती थी। मेजर ओसामा सिकंदर एक भरपूर नौजवान डजाक पर्सनैलिटी का मालिक। जब वह यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकलता था तो लोगों की निगाहें वो पलटना भूल जाते थे। गुस्से का भी काफ़ी तेज था, लेकिन अम्मा के मामले में बिल्कुल उसके साथ बच्चा बन जाता। अम्मा नीली आंखों वाली किसी नाजुक सी गुड़िया की तरह थी। 18 साला अम्मा, जिसकी आंखें नीले कांच की तरह जिंदगी से भरपूर थी, देखने वाले को हैरत में मुब्तल कर देती। कोई उसको देखकर सोच नहीं सकता था कि वह 18 साल की होने के बावजूद भी 7 साला बच्ची जैसी हरकतें करती। हसीन रेशमी सुनहरे बाल, जिनकी हमेशा ही उसकी ताई अम्मा ने बहुत केयर की थी और 2 चुटियां बांध के रखती। सभी अम्मा से बहुत प्यार करते थे। ताया और ताई भी बिन मुँह बाप की बच्ची को फूलों की तरह रखते थे। और दादी की तो वो आँख का तारा थी, क्योंकि सिकंदर शाह के छोटे भाई अकबर शाह अपनी मां के बहुत लाडले थे और उनके जाने का दुख उनकी मां सफ़ी बेगम ने अपने दिल से लगा लिया। अब वह अपने बेटे की निशानी अम्मा में ही अपने बेटे को ढूंढती थी और उसे अपने दिल से लगाकर रखती। मां की इस फरमाइश पर सिकंदर शाह ने अपनी मां को काफ़ी समझाया कि अभी इस उम्र छोटी है और ओसामा सिकंदर कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होगा। लेकिन सफ़ी ने उसे अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला बना लिया था। यही वजह थी कि जब मेजर ओसामा घर में दाखिल हुए और उनको यह खबर सुनने को मिली, उनके ऊपर तो हैरतों के पहाड़ टूटे थे। अब डडोम को कौन समझाए, वो कैसे एक आना तौर पर छोटी बच्ची के साथ शादी कर सकता था। वो भरपूर जवान मर्द था। जवानी की काविसटा से लिबा और शादी के बाद हर मर्द को जिस्मानी सुकून चाहिए होता है अपनी बीवी से। लेकिन वो सोच भी नहीं सकता था कि वो अम्मा के साथ कुछ इस तरह के ताल्लुकात बना पाएगा। उसने भी काफ़ी बवाल मचाया। अम्मा को तो कुछ पता ही नहीं था कि घर में क्या मामला चल रहे। इसलिए वो नॉर्मल बच्चों की तरह इधर से उधर खुशी से भागते फिर रही थी। और खुशी भी किस बात की कि ओसामा की शादी हो रही है। घर में अपनी खूबसूरत कपड़े पहनकर अपनी गुड़िया के साथ तैयार हो जाऊंगी। मेजर ओसामा भी अपनी दादू की जिद के सामने बेबस हुए थे और उन्होंने भी मरता क्या ना करता कि मिस्टर के इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन दिल ही दिल में वह बेइंतहा परेशान था। अपने माँ बाप को उसने तन्हाई में ले जाकर इस अबकाकी के साथ देखा। उन्होंने भी उसे दादू की बात मानने के लिए इशारा दिया था। खैर, सब घर वालों ने मजबूर करके मेजर ओसामा का निकाह अम्मा से सादगी के साथ कर दिया था, क्योंकि दादू इस बात का शोर नहीं मचाना चाहती थी। इसलिए बस घर के अयाड की मौजूदगी में ही अम्मा और ओसामा का निकाह हो गया था। और अम्मा अपनी नीली आंखों के साथ ओसामा की तरफ देखते हुए बोली, ओसामा भाई, आपको पता है जैसे मैं गुड्डे गुड़िया की शादी करती हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही मैं गुड़िया और आप गुड्डे बन गए। ओसामा चुपचाप उस बच्ची की बातों को सुनते हुए बर्दाश्त कर रहा था, जिसमें उस बच्ची का भी कोई कसूर नहीं था। अम्मा के सामान को ओसामा के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। बहुत खूबसूरती से कमरे को सजाया गया था। लेकिन ओसामा उस बच्ची दुल्हन को पाकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो अम्मा को इस नज़रिए से देखेगा। वो दुल्हन के रूप में बेड पर बैठी हुई अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही थी। जैसे ही ओसामा कमरे में दाखिल हुआ तो एक छलांग लगाकर बेड से नीचे उतरते हुए ओसामा के गले में बाहें डालकर उससे पूछने लगी, देखिए भाई, मैं दुल्हन बनकर कितनी प्यारी लग रही हूँ, बिल्कुल अपनी गुड़िया के जैसी। वह अक्सर ऐसे ही अपनी बाहें उसके गले में डालकर उससे अपने मासूम छोटे छोटे कारनामों की तारीफ सुना करती। लेकिन मेजर ओसामा को कभी उसकी बढ़ती हुई उम्र का एहसास नहीं हुआ था। हमेशा वो उसे बच्ची की नज़र से ही देखता। लेकिन आज जैसे ही जुमा ने उसके गले में बाहें डाली तो ओसामा का दिल जोर से धड़का था। एक तो उसका हुस्न ऐसा था कि सामने वाले को चारों शानचित गिराने के हर तरह के ट्योक से लेस था। ऊपर से वह दुल्हन बनी क़यामत ता रही थी।
मेजर ओसामा ने उसे गौर से देखते हुए नरमी से उसकी बाहें अपने गले से दूर की और बोले, हाँ हाँ, मेरी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है। अच्छे बच्चों की तरह अब इन कपड़ों को चेंज करेगी और आराम से सो जाएगी। अम्मा बोली, नहीं मैं अभी बिल्कुल नहीं सोऊंगी, मैं तो आपके साथ बहुत सी बातें करूंगी। जैसे मेरी गुड़िया का दूल्हा करता है वैसे ही मेरे दूल्हा तो आप है ना, तो क्या आप मुझसे बातें नहीं करेंगे? मेजर ओसामा ने अबकागी से उसकी तरफ देखा और सोचा, हाय रे मेरी किस्मत, आज की रात के ख्वाब ना जाने लोग कैसे कैसे सजाते और मैं इतनी हसीन बीवी पाने के बावजूद भी टसना लब पे रह जाऊंगा। ना जाने कब तक मेरे सब्र का इम्तिहान होने वाला है। अम्मा के मुंह से नन्ही नन्ही बातें सुनते हुए उस्मा उसकी हम में हम मिलाता हुआ अपने कपड़े चेंज करने के लिए वसाम की तरफ बढ़ गया था, जबकि अम्मा अपने आप को शीशे में देखते हुए दीवानी हो रही थी और वो बिल्कुल तैयार नहीं थी अपने कपड़े बदलने के लिए। जब ओसामा वसाम से कपड़े चेंज करके बाहर निकला, अम्मा को उसी हुल में देखकर वह बोला, अम्मा तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए? मैंने कहा था ना सोने वाला ड्रेस पहनो। बोली, नहीं नहीं मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, इतनी जल्दी मैं इन कपड़ों को चेंज नहीं करूँगी, यह तो मेरे फेवरेट कपड़े हैं, अब मैं यही पहन के सोऊंगे। ओसामा ने इसे बच्चों की तरह पिटकाट हुए प्यार से लाड से कपड़े चेंज करने के लिए राजी किया और वह मुंह बजौरत हुए कपड़े चेंज करने के लिए तैयार हुई। जैसे वो कपड़े चेंज करके वसाम से बाहर आई, ओसामा को बेड पर लेटा हुआ देखकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और बोली, ओसामा भाई क्या आप आज से इसी बेड के ऊपर सोया करेंगे, मेरे साथ और मेरी टिडबियस के साथ? एक बड़ा सा टिडबिया हमेशा उसकी गोद में रहता। ओसामा उठकर बैठा और उसके हाथ को नरमी से पकड़ते हुए बोला, अम्मा जब गुड्डे और गुड़िया की आपस में शादी हो जाती है ना, फिर वो गुड़िया अपने गुड्डे को भाई नहीं बोलती और आपने अपनी यह गलती सबसे पहले सही करनी है कि मैं आपका भाई नहीं हूँ अब तो मैं आपका शौहर हूँ ना, और आप मेरी बीवी है और बीवी शौहर की सारी बातें मानती होती है। आप भी अच्छी बीवी हो ना? बोली, हाँ हाँ मैं भी अच्छी बीवी बनूंगी जब आप मेरे लिए चॉकलेट्स और कैंडिया टाइम पर लेकर आया करेंगे ना, पर आप तो घर पर ही नहीं होते, इतने दिनों के बाद आते हैं, मैं किसी से फिर चॉकलेट्स और टूफिन्स लिया करूंगी। ओसामा बोला, अम्मा आपकी पहले भी चॉकलेट्स और कैंडिया बाबा जान लेकर आते हैं ना, ऐसे ही सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, इसलिए आप परेशान ना हो और आराम से सो जाए। इससे पहले अम्मा अपनी डडोम के साथ सोती थी उनसे लिपके, और आज वो ओसामा के कमरे में थी। वो बोली, मुझे तो दादू के पास सोना था लेकिन मैं आपके साथ कैसे सो सकती हूँ? ओसामा बोला, कोई बात नहीं, पहले आप दादू के पास सोती थी, आज से आप मेरे साथ सो जाए। दादू बहुत खुश होंगी कि आज आप अपने गुड्डे के साथ उसके कमरे में सोएंगे, इसलिए उनको परेशान मत करना। इस टाइम अम्मा जिद करने लगी, नहीं मैं दादू के साथ ही सोऊंगे, मैं जब तक उनसे लिपटकर ना सो जाऊं मुझे नींद नहीं आती, मुझे डर लगता है। आज की रात वाकई मेजर ओसामा की कंठ बर्दाश्त को आजमाने की रात थी। उन्होंने रिमोट से कमरे की लाइट डम की और उसे बोले, अम्मा चुप करके सो जाओ, मैं हूं ना, कमरे में कुछ नहीं होता। लाइट डम करने की देर थी कि अम्मा ने अचानक ही मेजर ओसामा के ऊपर छलांग लगाई और उसके साथ लिपट गई। नहीं नहीं मैं इस तरह से नहीं सोच सकती, मुझे बहुत डर लगता है। मेजर ओसामा के दिल की धड़कनें एकदम ही तेज हुई थी। भरपूर जवान लड़की का जिस्म जैसे ही उसके जवान जिस्म से टकराया तो उसका दिल और धाल से धड़कने लगा। उसकी नर्म जवान धाकनों का लम्स जब उनके सीने से लगा तो उसके जवान जज्बात ने सर उभारा था। बेचैन होते उन्होंने अम्मा को अपनी आगोश में भरा और अचानक ही उसके लबों को अपने होठों में दबाते हुए अपनी मुनावा जज्बात के आगे मजबूर हुए। जोर से उसे अपने सीने में बाइंकट हुए, उसकी सांसों को अपने अंदर इनाल करते हुए वो उसे तड़पने पर मजबूर कर गए थे। अचानक इस बात का एहसास होते ही वह झटके से होश की दुनिया में वापस आए थे और उसे छोड़ते हुए पीछे हो गए। अम्मा गहरे गहरे सांस लेते हुए बोली, गंदे बच्चे ऐसे करते हैं कोई किसी के साथ, और साथ ही उसका प्लान बन रहा था। ऊंची आवाज में रागलपा का उसके मुंह के बिगड़ते हुए देखते हुए मेजर ओसामा को फौरन एहसास हुआ कि उनसे गलती हुई है। वो तो बच्ची है, बेशक उसका जिस्म जवान है, लेकिन वो इस रात के टकर नहीं समझती। फौरन इसके मुंह के आगे हाथ रखकर बोले, नहीं नहीं अच्छे बच्चे ऐसे नहीं रोते, रात के टाइम भूत आ जाते हैं। भूत के नाम पर वह फौरन एक ही बार फिर मेजर ओसामा के सीने से लगी। आहिस्ता से बोली, आप सच कह रहे हैं, रात को भूत आ जाते हैं, अगर कोई बच्चा ऊंची आवाज में रोए? मेजर ओसामा बोले, हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े भूत आते हैं और फिर छोटे बच्चों को अक्सर रात में उठाकर भी ले जाते हैं, जो बड़ों की बात नहीं मानते। दिल ही दिल में उन्होंने तौबा की थी कि मेरी तौबा जो मैं फिर से इस लड़की को इस तरह से टच करूं।
लेकिन उसकी कबटा में वह अपने जवान जज्बात को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किए हुए थे। ना तो वो उठकर सोफे पर जा सकती क्योंकि अम्मा अकेले में सो ही नहीं सकती। उसको डडोम के साथ लिपटकर छोटे बच्चों की तरह सोने की आदत थी। ऐसे ही मेजर ओसामा ने उसे बहला फुसलाकर सुलाने की कोशिश की थी। दरमियान में उसका टिडिबिया रखते हुए बोले, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी भी हो गई है, तुम बहादुर भी हो गई हो, पहले से अब तुम अपने टिडिबियर के साथ सोगी बिल्कुल वैसे ही जैसे डडोम के साथ लिपटकर सोती हो। और वो भी किसी हद तक मेजर ओसामा की बात को मानते हुए उनकी मीचकर सोने की कोशिश करने लगी। बोली, मेरे सर में हाथ पाए ना दादू, मेरे सर पे हाथ फेरती होती है तो फिर मैं आराम से सो जाती हूँ। मेजर ओसामा ने उसके बालों में आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ फेरना शुरू किया और ना जाने कब वो मासूम नींद की वादियों में खो गई। सोई हुई मासूम सी परी को मेजर ओसामा गौर से देख रहा था और सोच रहा था, काश कि अम्मा तुम अपने हाल में होती तो आज यह रात कितनी हसीन होती, मुझ पर यूं कयामत ना धाटे। वह आहिस्ता से झुकी, उसके माथे पर अपने प्यार की मोहर सबकी और इसे सीधा करके लटट हुए इसके ऊपर ब्लैंकेट देते हुए खुद सोफे पर चले गए। वो मजीद इस कईमतका हुस्न वाली लड़की की कबटा में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए वो बेड से चले गए। जब सुबह अजान के टाइम मेजर ओसामा की आंख खुली तो वह बेखबर सोई हुई थी। पूरे बेड पर पायल का उसे देखकर मेजर ओसामा के लबों पर बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट फैली। बोला, अब देखते हैं जिंदगी कब तक हमें और आजमाती है। मेजर ओसामा तकरीबन 10 दिन की छुट्टियां आया था। उसकी बहन भी आई हुई थी जिसके यहाँ पहले बच्चे की विलडटा होने वाली थी। अम्मा सारा दिन हलीमा के साथ ही रहती। उसके बड़े सारे पेड़ को देखते हुए वह बच्चों की तरह खुश होती कि हमारे घर भी एक छोटा सा मुन्ना आने वाला है। अचानक ही 2 दिन के बाद हलीमा की तबीयत खराब हुई तो इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और जब वो घर आई तो उसके साथ एक छोटा सा मुन्ना भी था जिसको देखते ही अम्मा खुशी से दीवाने हुई थी और वो खुशी से उसे जल्दी जल्दी अपनी गोद में उठाने की कोशिश करने लगी। तो हलीमा ने एकदम चीख मारी और बोली, अम्मा यह तुम क्या कर रही हो? तुम इसको संभाल नहीं सकोगी, यह गिर जाएगा, इसे चोट लग जाएगी। हलीमा के इस तरह रोकने पर अम्मा की नीली आंखें पानियों से भर गई। वो दादो की तरफ मुंह बजौट हुए बोली, दादो मुझे नहीं पता, मुझे भी मुन्नी को उठाना है और प्यार करना है। सभी का आदत है कि वह तो खुद छोटी सी बच्ची है, ना जाने बच्चे को संभाल पाए कि ना, इसलिए उसकी बकना बात को किसी ने अहमियत नहीं दी। वह रोती हुई अपने कमरे में भाग गई। मेजर ओसामा ने जब उसे इस तरह रोते हुए देखा बेचैनी से उसकी तरफ बढ़े और बोले, क्या हुआ, मेरी गुड़िया को इस तरह से क्यों रो रही है? अम्मा बोली, मुझे नहीं पता, मुझे भी मुन्ने को प्यार करना था, लेकिन हलीमा अब्बा ने मुझे मुन्ने को गोद में लेने नहीं दिया। वो रोते हुए सबके शिकवे मेजर ओसामा से करने लगी थी, क्योंकि डडोम के बाद सबसे ज्यादा अजीज उसे मेजर ओसामा ही रखते। वैसे तो सारे घर वाले ही उससे प्यार करते, लेकिन ओसामा उसकी जायज नाजायज काविसटा भी शुरू से ही पूरी करते आए थे, इसलिए वो रोते हुए अपना दुख उसी से बयान कर रही थी। बोले, कोई बात नहीं, मैं हलीमा को कहता हूँ, वो तुम्हें गोद में लेने देगी। मुन्ने को तुम इस तरह रो मत। बोला, चलो आओ मेरे साथ, मैं अभी तुम्हें मुन्ना लेकर देता हूँ। वो उसे हाथ से पकड़कर हलीमा के कमरे में लेकर गया, जहाँ पर सारे घरवाले मौजूद थे, और बोला, हलीमा यह क्या बात हुई? देखो अम्मा कैसे रो रही है, इसे अपने पास बिठाकर थोड़ी देर के लिए बेबी को इसकी गोद में डाल दो ताकि यह रोना तो बंद करे ना। हलीमा की जान पर बन गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने भाई को उसकी बात को मानते हुए अम्मा को अपने पास बिठाया और फिर निहायत आराम से बेबी को उसकी गोद में लेटा दिया। बेबी को इस तरह से अपनी गोद में लेने के बाद वो बेइंतहा खुश हुई थी। आराम से बेबी के बालों को सहलाते हुए बोली, आप भी, इसका सर कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल मेरे टिडिबिया की तरह। इसकी मासूम बात सुनते हुए सबका काका बुलंद हुआ था। हलीमा बोली, हम डैडी बिया अगर नीचे गिर जाए तो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन बेबी अगर नीचे गिर जाए तो फिर बहुत मुश्किल होती है, बेबी की जान भी जा सकती है, इसलिए बेबी को मामा से दूर नहीं करती। तुम अभी छोटे बेबी खुद हो ना, इसलिए इस बेबी को उसकी मामा को दे दो, जब यह थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना फिर तुम्हारे साथ खेलेगा। अम्मा किसी कीमत पर बेबी को वापस नहीं देना चाहती थी, लेकिन सबके प्यार से समझाने पर उसने हलीमा को बेबी वापस किया। फिर भी वह दिल से नाका थी और बार बार उसकी सुई एक ही बात पर अटक रही थी। हलीमा की भी शादी हुई थी और उनको भी बेबी मिल गया। मेरी भी शादी हुई है, पर मुझे मेरा बेबी कब मिलेगा?
इस बात का जिक्र उसने अपनी डडोम से कर दिया और बोली, दादू जब हलीमा अभी हॉस्पिटल जाकर अपना बेबी लेकर आई ही तो मुझे भी हॉस्पिटल जाकर अपना बेबी लेकर आना है। दादू चले ना मेरे साथ, मुझे भी बेबी लेने। दादू बेबी कहाँ से मिलता है? हॉस्पिटल से ही मिलता है ना। दादू उसके मासूम पर सवालों पर हंसते हुए बोले, अरे बावली, हॉस्पिटल में बेबी ऐसे ही नहीं मिलते। पहले अल्लाह में बेबी की मामा को देता और फिर हॉस्पिटल वाले मामा को देते। लेकिन यह बात समझने के लिए अम्मा का दिमाग अभी बहुत छोटा था। वो बार बार एक गर्जना कर रही थी, मुझे नहीं पता, मुझे अपना बेबी चाहिए, मुझे भी लेकर दो। दादू ने हंसते हुए उससे कहा, यह तो तुम्हें उसामा ही लेकर दे सकता है। इस बात का जिक्र रात को सबसे छुपकर अपने शौहर से करते हैं, फिर वही अपनी बेबी को बेबी दिलाता है। दादू की बातें ध्यान से सुनते हुए वो हैरान हुई। बोली, सच दादू, उस्मा मुझे बेबी ला देंगे ना? दादू बोली, हूँ, क्यों नहीं, बस वो जो बोलेगा वो करती जाना और आगे से रोना बिल्कुल मत। वो हैरान परेशान कि मैं क्यों औकूंगी, मुझे तो खुश होंगी जब मुझे बेबी मिलेगा। दादू हंसते हुए बोले, चलो ठीक है, खुश हो ना, लेकिन उसामा से बेबी मांगो, वही तुम्हें देगा, और इस बात का जिक्र किसी और से मत करना, तो फिर बेबी नहीं मिलता। दादू की बातों पर पक्की होती वह फौरन उठी थी उसमें से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करने के लिए। दादू ने जल्दी से उसे बाजू से पकड़कर अपने पास बिठाया और बोली, पगली, कहीं रात को बोला है मैंने अभी सबके सामने जाकर शुरू ना हो जाना, अकेले में बात करते हैं अपने कमरे में, वो भी रात के वक्त, और खबरदार जो किसी के सामने बात की नहीं तो बेबी नहीं आता, फिर वो रूठ जाता है। दादू की बात पर वो ऐसे पहरा दे रही थी जैसे वाकई अगर उसने किसी के सामने यह बात बोल दी रात होने से पहले तो बेबी उसके पास फिर कभी नहीं आएगा। परेशान लाउंज के चक्कर काटती हुई रात होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ओसामा उसकी इस हालत पर काफ़ी हैरत से उसकी चुप को नोट कर रहा था, लेकिन वो भी उसकी चुप देखकर खामोश था कि चलो किसी बात पर तो अम्मा की चलती जुबान को भी लगाम लगी। नहीं तो मेरा सर कागे की, मुझे अभी हलीमा के बेबी से खेलने और मैं बार बार इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। वो भी चुप करके अपने काम में मसापा हुआ। आज तो अमना ने खाना भी सही से नहीं खाया था। शाम ढलते ही वह अपने कमरे में बंद हो गई और मेजर ओसामा का बेसब्री के साथ कमरे में इंतजार कर रही थी। फिर भी अपने कामों से वो पाग होते हुए मेजर ओसामा को कमरे में आते हुए थोड़ी देर हुई थी। जैसे ही दरवाजा खोलकर वो कमरे में दाखिल हुआ, झट से अम्मा ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। अचानक ऊपर पर मेजर ओसामा बौखला कर रह गए और बोले, अरे अम्मा, क्या हो गया है? बोले, आपने इतनी देर क्यों की आने में? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वो प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरी गुड़िया, मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? बोली, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, जो लड़की शादी होने के बाद रात में अपने शौहर से करती है। इस तरह से आड़ाई के साथ उसे यूं बात करते देखकर मेजर ओसामा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और बोले, अच्छा, तो मेरी गुड़िया ने ऐसी कौन सी बात करनी है जो शादी के बाद अपने शौहर से की जाती है? जरा मुझे भी तो पता चले। वो ऐसे ही अपने बाहों का हार उसके गले में डाले हुए उसे लिपटती जा रही थी और मेजर ओसामा के सब्र को आखिरी आड़ों तक आजमा रही थी, इससे पहले कि वह बहक दे। इन्होंने आहिस्ता से अम्मा को खुद से अलग किया और बेड पर बिठट हुए बोले, हम तो आराम से बैठकर, मुझे बता कौन सी बात करनी है तुमने मुझसे? बोली, जैसे हलीमा आपी की शादी हुई थी और फिर थोड़े दिनों के बाद वो हॉस्पिटल से जाकर अपना बेबी लेकर आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही मुझे भी अपना बेबी चाहिए। मेरी भी तो शादी हो गई है ना। अब उसकी बात सुनकर मेजर ओसामा ने अपना सर पीटा था और उसकी तरफ देखते हुए गहरी मुस्कुराहट लबों पर सजाई, जो रोकने की कोशिशों के बावजूद भी उनके होठों पर फैल गई। बोले, मेरी गुड़िया तो अभी खुद छोटा सा बेबी है। बेबी बड़े लोगों को मिलता है, छोटे बच्चों को नहीं। वो बोली, नहीं, जिनकी शादी होती उनको बेबी मिलता है। मैंने देखा है, मुझे भी मेरा बेबी चाहिए, मेरी भी तो शादी हो गई है। मेजर ओसामा को समझ नहीं आ रही थी कि वह इसे किस तरह से समझाएं। बोले, यह देखो, यह टेडी बेयर, यह आपका बेबी है। बच्चों का बेबी यही होता है। और अब मुझे तंग मत करो, चुप करके सो जाओ। मेजर ओसामा के इस तरह दो टोक जवाब पर, वो भी सख्त से लहजे में सुनकर अम्मा नील को नन कटोरे पानियों से लिबा हुए। इसकी आंखों से बहते आंसू देखकर मासमा बेचैन होकर उसकी तरफ मुड़े और उसके आंसू साफ करते हुए बोले, देखो अम्मा, छोटे बच्चे यूं जिद नहीं करते, बड़ों की बात मानते हैं। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें बेबी लेकर दूंगा। तुम थोड़ी सी बड़ी हो जाओ, जब तुम बेबी संभालने के काबिल हो जाओगी तो मैं तुम्हें बेबी लेकर दूंगा। वो तुम्हारा और मेरा बेबी होगा, जिससे हम मिलकर खेला करेंगे। जुम बोली, सच्चा वादा करें मुझसे? बोला, हाँ, मैं वादा कर रहा हूँ, और तुम भी मुझसे वादा करो कि मुझे इन बिला वजह तंग नहीं करोगे। आइंदा अगर तुमने मेरे कहने के
मुताबिक अमल करती रही, मेरी बात मानती रही तो बहुत जल्द तुम्हें बेबी लेकर दूंगा। अम्मा ने आंखें बंद करके मेजर ओसामा की बातों पर लबक कहा। बोले सबसे पहली बात यह है कि अब अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। अम्मा ने आगे से कोई बात नहीं की और सोने के लिए लेट गई, लेकिन बेचैनी से पहलू बदलने लगी। उसको इस तरह से बेचैन देखकर मेजर ओसामा बोले, अम्मा क्या कोई परेशानी है? बोले हूँ, मुझे अकेले में नींद नहीं आती, मेरे बालों में मेरे सर में हाथ फेरे ना। एक गहरी सांस भरते हुए मेजर ओसामा उसके साथ लेटे और अचानक से ओसामा के साथ लिपटते हुए सीने पर अपने सर को रख गई थी। मेजर ओसामा के दिल की धड़कन बढ़ी थी। यह लड़की बार बार उनके जबत को आजमा रही थी, लेकिन उन्होंने जी खड़ा करके उसके सर पर हाथ फेरना शुरू किया और चंद मिनटों के अंदर ही अंदर अम्मा सो चुकी थी। उसको बेड पर सीधा करते लीनट हुए वह उसकी मासूम ख्वाहिश को सोचते हुए मुस्कुराए। बोले, काश सुमा तुम जल्द सही हो जाओ तो तुम्हारी यह ख्वाहिश मैं कुटकियों पूरी कर दूंगा। मैं तो खुद बेचैन हो बेकरार हूँ तुम पर अपने पूरे हक इस्तेमाल करने के लिए। और वह जाकर सोफे पर लेटा। ना जाने कब उनको नींद आ गई। आज उनकी आखिरी छुट्टी थी और उन्हें वापस जाना था। डिडोम ने बहुत जिद करके अम्मा को भी उनके हमरा किया। मेजर ओसामा के पास अपना घर मौजूद था, बस वो अम्मा की जिम्मेदारी लेने से घबरा रहे थे कि वो तो खुद एक छोटी सी बच्ची है, वो कैसे टना उसका ख्याल रखें। हालांकि उनकी ड्यूटी भी करनी। उन परेशानी का हल दादू ने यह निकाला कि आया को उसके साथ कर दिया। 24 घंटे वही अम्मा का ख्याल रखेंगी। अम्मा भी बेइंतहा खुश थी। दादू उसे बार बार समझा रही थी कि तुमने बेबी उसमें से लेना है, वही तुम्हें बेबी दे सकता है। अब जब वापस आओगी तो बेबी लेकर आना। दादू की बात पर पक्की हुई वो खुशी खुशी उसमें के साथ जाने के लिए तैयार थी कि वो इसे बेबी लेकर देंगे। जब ओसामा अम्मा को लिए हुए अपने आर्मी वाले बंगले पर पहुंचा तो वह इतना बड़ा बंगला देखकर हैरान रह गई और बोली, आप यहाँ पर अकेले रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? रात को कोई भूत नहीं आता? उसकी मासूम बातों पर हंसते हुए ओसामा बोला, नहीं, भूत मुझसे डरते हैं। वो बोली, अच्छा, इसी वजह से आप अकेले रहते, मुझे भी भूतों से बचा लेंगे ना? बोला, हाँ हम क्यों नहीं, तुम तो मेरी छोटी सी गुड़िया हो, तुम्हें भला मैं भूतों को कैसे दे करना। आज उनको आए हुए 5वीं रात थी और अचानक ही रात के किसी पहर अम्मा ने अपने ऊपर पानी गिरा लिया। इसके कपड़े गीले हो चुके थे। सर्दी की वजह से कंपती हुई वो ओसामा को जगा रही थी। उठे ना, मेरे कपड़े गीले हो गए, इनको चेंज करवाने। रात के इस अचानक अम्मा को बोलते हुए सुनकर ओसामा जल्दी से उठा और बोला, क्या हुआ अम्मा? बोली, वो मैं पानी पीने के लिए उठी थी तो मेरे ऊपर पानी गिर गया, मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, आप चेंज करवा दें। परेशान नज़रों से उसने अम्मा की तरफ देखा और बोला, तुम कपड़े चेंज कर लो ना, अलमारी में पड़े तो हैं। वो बोली, नहीं, मुझे नहीं करने, खुद चेंज। बोला, अच्छा, मैं आया को बुलाकर लाता हूँ, वो तुम्हारे कपड़े चेंज कर देती है। जैसे ही वह जाने के लिए उठा अचानक उसे ख्याल आया कि आया की तबीयत तो सुबह से खराब है, इस टाइम उनको बाम करना मुनासिब नहीं। इसलिए झिझकते हुए उसने अम्मा के कपड़े चेंज करवाने का इरादा किया था। उठकर अलमारी से उसके कपड़े निकाले और बोला, चलो अब इनको चेंज करो। अम्मा मासूम बच्चों की तरह अपनी आंखों पर हाथ रखते बोली, लो, मैं आपको नहीं देख रही, अब आप मेरे कपड़े चेंज करवा दें। उसकी मासूमियत भर ओसामा की हंसी निकली। उसे हंसता हुआ देखकर जुम्मा ने अचानक अपनी आंखों से हाथ हटाए और बोली, वैसे मुझे याद आया, मुझे तो आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बोला, अब इस टाइम तुम्हें कौन सी ज़रूरी बात करनी है? बोली, मुझसे वो बेबी वाली बात, मुझे पता है शौहर ही बीवी को बेबी दे दे। आपने मुझसे वादा किया था मैं आपकी बात मानूंगी तो आप मुझे बेबी देंगे। बोला, हूँ तो मैं कब मकाम, मैं तुम्हें बेबी दूंगा ना, जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी। वह बोली, जो बड़े होते हैं उनकी शादी होती है और मैं भी बड़ी हो गई हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे बेबी चाहिए। रात के उस पहर उसके होशरुबा हुस्न के सामने उस्मा का अपने आप पर काबू रखना मुश्किल था। आखिर वो कब तक अपनी काविसटा के सामने बंद बांधता था, तो वो एक भरपूर मर्द और अम्मा भी 18 साल की थी। ओसामा का खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल होता जा रहा था। उसने अम्मा के कपड़े एक साइड पर रखे और आंखों में काआ भरकर उसे अपने करीब करते हुए बोले, तुम्हें वाकई बेबी चाहिए ना? बोली, कब से तो मांग रही हूँ बेबी। ओसामा बोला, बेबी लेना कोई आसान बात नहीं है, उसके लिए बहुत तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्या तुम वो तकलीफ बर्दाश्त कर लोगी? अम्मा ने मासूमियत से अपना सर हम में हिलाया और बोली, बेबी के लिए मैं कुछ भी कर लूँगी, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना है। वो मदहोश होता हुआ अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश में बेहाल हो रहा था। बोला, अच्छा, तो फिर तुम रोगी तो नहीं, वादा करो मुझसे।
बोली वादा मी बिल्कुल नहीं ओकूंगे। मी तो खुश होंगी कि मुझे बेबी मिल रहा है। बोला अच्छा फिर मी जो जो करता जाऊंगा मुझे रोकना मत। बेबी लेने के लिए सबसे पहले मी बीवी दोनों के अपने अपने पहनावे रिमूव करने पड़ती है। और यह कहती उसने आहिस्ता से अम्मा की शर्ट रिमूव की। उसके भरपूर नस्वना हुस्न को देखकर वो हैरान रह गया। फिर उसने अपनी शर्ट रिमूव की। ऐसे ही सारे पर्दे हटाने के बाद वो अम्मा के ऊपर छाने लगा था। अम्मा उसामा के इस नए रूप को देखकर काँप हुई। लेकिन उसामा ने मकामुआ लहजे में उसके कानों में यही बात बोली, बेबी लेना है ना तो चुप करके लेटी रहो। मैं तुम्हें वही देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बेबी लेना है तो कोई आवाज़ ना आए। यह कहता हुआ वो उस पर अपनी मनमाज़ीन जलाने लगा। उसे बेचैन करते हुए उसके अंगन पर अपने प्यार की मोहरें लगाता हुआ अपने जज्बात को इतना अरसा कंट्रोल करने के बाद आज वह उन पर बंदा बंद तोड़ गया। अपनी तरफ से बहुत एहतियात करते हुए वह अपने आप को नरमी से उसकी गहराइयों में उतार गया। अम्मा के मुंह से एक चीख बुलंद हुई और वो बेब मछली की तरह तड़पते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसके मुंह से जल्दी से हाथ रखते हुए वो बोला, बेबी भाग जाएगा। नहीं तो मुझे करने दो। तुम्हारे शोर की आवाज़ से बेबी भाग जाएगा। बस उसका यह बोलना था कि फिर उसे अम्मा की कोई आवाज़ नहीं आई थी। बस अंसू सिस्कीम घुटी घुटी सी चीखें जिनको रोकने की कोशिश में वह हलकान हो रही थी। बेडशीट को मट्टाइयों में दबोचकर वो खुद पर जबत करते हुए पूरी कोशिश से अपनी वोम को रोक रही थी और ओसामा उसको अपनी मोहब्बत में पोया भी खोता उसके तन मन को अपना गया था। उसको अपने आप में समेटते हुए उसके आंसू साफ करते हुए बोला, बस अब मेरी जान ने मेरी बात मानी। कुछ दिन हम रोज यह करेंगे और फिर बहुत जल्द तुम्हें भी मैं हॉस्पिटल से बेबी लेकर दूंगा। पहली बार थोड़ा दर्द ज्यादा हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब हम रोज करेंगे तो यह दर्द खत्म हो जाएगा और इसकी जगह बहुत जल्द तुम्हें बेबी मिल जाएगा। वह हर बार अम्मा को बेबी का बालवा देकर उसे रोज अपने इस अमल का आदी कर गया था। फिर एक दिन अचानक ही अम्मा की तबीयत खराब होना शुरू हुई। वो बेहोश होकर उसकी बाहों में लहरा गई। जब वो शदीद परेशानी की हालत में उसे हॉस्पिटल ले पहुंचा, डॉक्टर ने उसे जो खबर सुनाई उसे सुनकर वो बेइंतहा खुश हुआ क्योंकि अम्मा बनने वाली थी और यह खबर जब उसने अम्मा को सुनाई तो वह भी बहुत खुश हुई। बोली, बेबी कहाँ है? फिर मैंने तो बेबी की आवाज़ भी नहीं सुनी। ओसामा हंसता हुआ बोला, अम्मा बेबी चंद महीनों के बाद खुद ही तुम्हें मिल जाएगा। अभी तो बेबी ने टिकट कंफर्म करवाई है। अभी वो प्लेन में बैठा आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। जब यह खबर उसने अपनी वलिदा और दादू को सुनाई तो वो खुशी से निहाल हुई और बोली, अम्मा को लेकर जल्दी घर आ जाओ। उसका अकेले यूं रहना सही नहीं है। दादू की बात मानते हुए वह अगले ही दिन वापसी के लिए रवाना हुआ था। रास्ते में अचानक ही उनकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिसे देखते ही अम्मा होशो हवास से अबना हो गई थी। लाख उसके हटाए हुआ मले लाख उसे होश दिलाने की कोशिश की लेकिन उसको तो जैसे होश आना ही नहीं था। फौरन ही उसे करीबी हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे होश दिलाने की कोशिश की। ओसामा ने घर भी फ़ोन कर दिया था। दादो, बाबा और मामा फौरन ही हॉस्पिटल के लिए निकले क्योंकि यह सब घर के करीब ही हुआ। वो सब हॉस्पिटल पहुंचे। जैसे ही अम्मा को होश आया, उसने अपने पास सबसे पहले जिस चेहरे को देखा था वो मेजर ओसामा का परेशान चेहरा था। अब स्काटा अमना ने अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की मौजूदगी का एहसास किए बगैर ओसामा के साथ लिपटकर ओआ से रोने लगी और बोली, मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने आज आपको खो दिया है। उसे यूं होशमंदना अंदाज में बात करते हुए सुनकर सभी हैरान हुए थे। जब वो दादू को देखकर उनसे भी लिपटकर रोने लगी, जैसे मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था। दादू, मैं किसी और को खोना नहीं चाहती। दादू, मैं मर जाऊंगी। सारे ही जज्बात ही हो रहे थे और दादू तो बिलक बिलक कर रो रही थी। अम्मा के इस तरह होश में आने के बाद बिहेव करने पर सभी खुश थे। डॉक्टर ने उनको बताया था कि जिंदगी में कोई जज्बाती झटका ही अम्मा को उसके हाल में लौटा सकता है और वह जज्बाती झटका अम्मा को लग चुका है। मेजर ओसामा पर तो जैसे शादी मर्द की कई पाइटा आ रही हुई। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो अम्मा को सबके सामने से उठाकर ले जाए। जब वह घर पहुंचे और मेजर ओसामा को रात के वक्त अपने कमरे में आते हुए देखकर अमला तन्हाई में बात करने का मौका मिला, वो उससे लिपट गए और बोले, मैं नहीं जानता मेरी गुड़िया को इस तरह से होश आएगा। यकीन जानो अगर मुझे पता होता तुम्हें बहुत पहले यह झटका तुम्हें लगवा चुका होता। हंसते हुए बोला, और जैसे मैंने तुम्हें बेबी दिया है ना वो तुम्हें मैंने अब होशो हवास में देना था। कितना मजा आता जब तुम भी अपना हिस्सा डालती। अम्मा शरारत से बोली, तो अब मुझे क्या हो गया?
अब भी तो मैं अपना हिस्सा डाल सकती हूँ ना। मेजर ओसामा दीवाना हुआ था। दोनों ही राजो नियाज की बातें करते हुए कब एक दूसरे में गुम हुए, उन्हें खबर ही ना हुई। सबू रोज कैसे गुजरे थे, दोनों को पता ही ना चला। कब 9 महीने बीतते थे और अमाया को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पेश आई। अचानक डॉक्टर ने उसकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा थमाया था, जिसे थामकर अमाया के आंसू नहीं रुक रहे थे। मेजर ओसामा भी जज्बाती से बार बार अमाया के आंसू साफ करते हुए उसे मुबारकबाद दे रहे थे। अपने माँ बाप बनने की खुशी में सब लोग खुशी खुशी बच्चे को लेकर घर आए। रात होते ही मेजर ओसामा कमरे में अमाया के कान के पास जाते सरगजिया अंदाज में बोले, अमाया दूसरा बेबी जब लेना हुआ मुझे बताना। अमाया दोनों हाथों से उन्हीं पीछे धाकलट हुए बोली, मुझे क्या पता था बेबी लेते हुए इतनी तकलीफ होती है, खबरदार जो अब मुझसे बेबी के बारे में कोई बात की तो। मेजर ओसामा हंसते हुए बोले, अमिया एक बेबी तुमने मुझसे लिया था, लेकिन एक बेबी अब मैं तुमसे लूँगा, तैयार रहना। जैसे ही तुम ठीक होती हो ना, वैसे ही मैं अपने हिस्से का बेबी तुमसे लूँगा। जैसे मैंने प्यार से तुम्हारी बात मानी थी, वैसे ही तुम्हें भी मेरी प्यार से बात माननी होगी। यह सुनते हुए अमाया के गाल शर्म से सुर्ख अंगारा हो गए थे, पर वो दोनों हाथों में अपने चेहरे को छुपा गए। उसकी इस मासूम अदा पर मेजर ओसामा का बुलंद कआका कमरे में गूंजा। बोला, मेरी सिड्डटूम से अब तुम ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाओगे। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।